सो जो हमारा पहला वीडियो था बेसिकली उसके अंदर हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था, ज्योग्राफी जीएस के लिए। ओके, सो हम मेंस के लिए मैराथन सेशंस कर रहे हैं। मैराथन सेशंस के अंदर सेकंड सेशन है बेसिकली, सेकंड वन। सो पहले सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जीएस पेपर वन के अंदर ज्योग्राफी का सेक्शन है जहाँ से 110 से 120 नंबर का पेपर हर साल आता है। चलिए इसी सीरीज के अंदर हम सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम जियोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले, प्लीज इससे पहले वाला वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा। इसके अंदर हमने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया था, कितने मार्क्स कौन से सेक्शन से आते हैं और डिटेल में डिस्कस किया था। कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस किया था। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे कल, सीस्मिसिटी एटसेट्रा। सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं, बॉडी वेव्स क्या होती हैं, सरफेस वेव्स क्या होती हैं, पी वेव्स एस वेव्स के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, हाउ पी वेव्स एस वेव हेल्प डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो आज का हमारा स्टार्ट रहेगा बेसिकली दैट वुड बी फ्रॉम द जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं क्या होता है बेसिकली। सी, जियोमैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, कि अर्थ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। जनरेट कैसे होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, यू सी द मूवमेंट ऑफ मोल्टन आयरन इन दी आउटर कोर। आउटर कोर इनर कोर के अराउंड रोटेट करता है। बेसिकली यही प्रिंसिपल है जियोमैग्नेटिज्म के डेवलपमेंट का। ओके, जियोमैग्नेटिज्म के डेवलपमेंट का। ओके, लेट मी सी वीडियो सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। यस, क्लियर, ऑल क्लियर। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं जियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। सबसे पहला है जी मैग्नेटिक पोल शिफ्ट। मैग्नेटिक पोल शिफ्ट का मतलब क्या है कि भाई जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है वो स्टैटिक नहीं है, वो मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ पोल है वो मूव कर रहा है कनाडा से साइबेरिया की तरफ, नॉर्थ पोल मूव कर रहा है कनाडा से साइबेरिया की तरफ। ओके, द फिनोमेना इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द कन्वेक्शनल करंट ऑफ द मोल्टन आयरन। सी, इसके पीछे कोई एक फिक्स रीजन नहीं है कि भाई किस कारण से ये मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो पोल्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं। बट एक थ्योरी है कि भाई कन्वेक्शनल करंट्स हैं जो बेसिकली इनसाइड द अर्थ, ओके, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक पोल शिफ्ट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, implications क्या है इसके। वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल अपडेटेड इन 2020 अहेड ऑफ द शेड्यूल्स ड्यू टू रैपिड शिफ्ट। अच्छा, बिकॉज हम जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं इन्हीं की वजह से नेविगेशन करते हैं, जितना भी नेविगेशन होता है, तो ऑब्वियसली नेविगेशन, एविएशन सेक्टर, ये सारी चीजें इफेक्ट होंगी मैग्नेटिक पोल्स के शिफ्ट की वजह से। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो फील्ड वीकनिंग की। ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो रही है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी तो हम जो सोलर और जो आउटर कॉस्मिक रेडिएशन है उससे एक्सपोजर होंगे। ओके, वी वुड बी एक्सपोज टू दैट। ऑरोरास जो होंगे वो लोअर लैटिट्यूड्स पे विजिबल होंगे, अभी तो हायर लैटिट्यूड्स पे विजिबल होते हैं ना भाई, कि पोल्स एटसेट्रा की साइड। उसके बारे में हम रीड करेंगे कि ऑरोरा बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार। साउथ अटलांटिक एनोमली, कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एसएए क्या होता है कि लार्ज जो रीजन है साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक के ऊपर, ओके, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है यूजुअली बाकी एरियाज के कंपैरिजन में, इस रीजन के अंदर मैग्नेट, साउथ अमेरिका के रीजन के अंदर, साउथ अटलांटिक के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है जो वो वीक है इन कंपैरिजन टू अदर रीजन। इसी को बोलते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट एसए के रीजन से पास करेगा डेफिनेटली वो ज्यादा रेडिएशन एक्सपोज करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज यहाँ पर वीक फील्ड है। सो यहाँ पर सैटेलाइट के जो भी फंक्शंस होंगे उसके अंदर वी वुड बी एक्सपीरियंसिंग ग्लिचेस, ज्यादा ग्लिच ऑब्जर्व होंगे यहाँ पर। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट, साउथ अटलांटिक। एंड फोर्थ पॉइंट इज द जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल देखो, अभी हमने मैग्नेटिक पोल शिफ्ट्स के बारे में बात किया। जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल अर्थ मैग्नेटिक पोल्स हैव रिवर्स्ड। अच्छा, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हर कुछ लाइक 83 मिलियन ईयर्स पहले दे वर रिवर्स्ड। सो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का वीक होना, पोल्स का शिफ्ट होना, सो दिस इज नेचुरली गोइंग टुवर्ड्स द फील्ड रिवर्सल, जियोमैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल की तरफ मूव कर रहा है। और जो जियोमैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल के जो एविडेंसेस होंगे वो कहाँ पर बेसिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे, सी फ्लोर बसाल्ट पे। कि हमें पता है कि भाई जो मिड ओशनिक रिज होती है उसके दोनों साइड अपोजिट मैग्नेटिक पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है, बेसिकली वहीं पर जो मैग्नेटिक रिवर्सल आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। सो ये कुछ बेसिक 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जियोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई हमें देख लिया फील्ड वीकनिंग का चेंज है, फील्ड के अंदर है, रिवर्सल एटसेट्रा, कुछ भी पॉइंट्स है, इसका मैग्नेटिज्म का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा। वो इंपैक्ट सबसे पहला होगा नेविगेशन पर। ओके भाई, चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड लीड टू इनएक्यूरेट कंपास बेस्ड नेविगेशन। ओके, बिकॉज हम कंपास बेस्ड नेविगेशन मैग्नेटिक पोल्स के बेसिस पे ही करते हैं। अगर ये वीक होंगे, शिफ्ट होंगे तो बेसिकली नेविगेशन इफेक्ट होगा। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहां पर रेडिएशन ज्यादा एक्सपोज करेंगे सैटेलाइट्स, उनके फंक्शनिंग के अंदर ग्लिचेस, मेल फंक्शन, डैमेज एटसेट्रा हो सकता है। पावर ग्रिड्स, अगेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेरिएशन से, वीकनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है पावर ग्रिड्स के अंदर, ओके, उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। दिट लीड्स टू पावर आउटेजेस या फिर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डैमेज हो सकता है। सिमिलरली अगर आप इंक्रीजिंग हमारा, बिकॉज
जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो हम सोलर रेडिएशन से ज़्यादा एक्सपोज होंगे, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे को बेसिकली सोलर फ्लेयर, सोलर रेडिएशन से बचाता है एक टाइप से। तो हेल्थ इफेक्ट्स भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। सो दिस इज द 4 पॉइंट्स की अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीकनिंग, रिवर्सल एटसेट्रा, जिसकी वजह से कुछ इम्फेक्ट जो इफेक्ट्स देखने को हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने लास्ट पॉइंट किया कि भाई हेल्थ इफेक्ट्स भी इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन। ओके, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम सोलर फ्लेयर। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हमारे को एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है भाई सोलर रेडिएशन के खिलाफ। ठीक है, सोलर रेडिएशन के खिलाफ कि जो सन होता है बेसिकली वो चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, जो कि हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्किन एटसेट्रा के लिए। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक शील्ड की तरह एक्ट करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का वो एक बेल्ट्स क्रिएट करता है हमारे प्लेनेट के चारों तरफ। उन बेल्ट्स को बोलते हैं वॉन एलन बेल्ट्स, वॉन एलन। और ये वॉन एलन बेल्ट्स होते हैं जो पार्टिकल्स को, जो सोलर पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करती है। और इन्हीं ट्रैप, अब ये जो ट्रैप पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ये अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और ज्यादा ट्रैप कहां पर होते हैं? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे पोल्स के ऊपर है, तो इसी वजह से वहां पर ज्यादा ट्रैप होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब ये अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे, जैसा आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी जो स्टेट को जब चेंज करते हैं एक बेसिकली एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर, तो वो एनर्जी एमिट करते हैं। सिमिलर होगा कि चार्ज पार्टिकल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड से ट्रैप हो चुके हैं पोलर एरिया के अराउंड, उनकी एनर्जी जो लेवल्स चेंज होंगे तो वहां पर ऑरोराज क्रिएट होंगे, लाइट्स एमिट होंगी कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल के। सो ये ऑरोराज का कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा और देखेंगे सोलर साइकिल अप्रोक्सीमेटली क्या होता है। जो सन की सोलर साइकिल होती है अप्रोक्सीमेटली 11 साल की होती है। बेसिकली सोलर एक्टिविटी को ही बोलते हैं that is marked by the fluctuation in the sunspot, solar flares and the radiations output. Okay, so this is solar cycle. सोलर मैक्सिमम क्या होता है? जहां पर भी जो सोलर साइकिल होती है दैट इज एट इट्स पीक, कि लार्ज नंबर ऑफ जो सन स्पॉट्स हैं दे आर विजिबल, सोलर फ्लेयर्स आर विजिबल ऑन दी सन सरफेस। सोलर मिनिमम क्या होता है? is a phase of lowest solar activity in the cycle. Okay, that is characterized by few sunspots and reduced solar emissions. Okay, so these are the few concepts related to the solar cycle, solar maximum, solar minimum, solar flares, etc. Okay, so इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड और मैग्नेटिक फील्ड से जो एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है दैट इज द अरोराज। सो व्हाट आर अरोराज? सबसे पहले आप अरोराज की डेफिनेशन देख लीजिए कि दीज आर द रेडिएंट मल्टी कलर बैंड ऑफ द ग्लोइंग प्लाज्मा दैट अपीयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। सो अर्थ के बेसिकली पोलर एरियाज के आसपास के रीजन के अंदर अलग अलग कलर्स के ब्लैंड बन जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं, उन्हीं को ऑरोरास बोलते हैं। अब ऑरोरा कैसे ट्रिगर होते हैं वो मैंने आपको एक बार ब्रीफ में बताया कि बेसिकली जो सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल इजेक्शन होता है, कोरोनल मास, CME बोलते हैं इसको, कोरोनल मास इजेक्शंस, जो सन से जैसे यहाँ पर हो रहा है, दिस इज द कोरोनल मास इजेक्शंस। ओके, चार्ज पार्टिकल्स बेसिकली सन एक बबल की फॉर्म में अपने सरफेस से बेसिकली इजेक्ट करता है टुवर्ड्स द ओपन एटमॉस्फेयर टुवर्ड द स्पेस, जो कि अर्थ के टुवर्ड्स ट्रेवल करते हैं। और ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो स्पेस के अंदर, these events release the vast clouds of the electronically charged particles that travels millions of miles through the space. Some of these particles eventually reach the earth while others continue traveling the space. जो अर्थ को रीच करते हैं, अब उनके बारे में, क्योंकि जो अर्थ तक पहुंच चुके हैं चार्ज पार्टिकल्स, उन्हीं की वजह से अरोरा बनेगा। सो जो चार्ज पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अर्थ के अंदर एंटर करके दे वुड डैमेज एवरीथिंग। सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वॉन एलन बेल्ट्स होती है, इसी से प्रोटेक्ट करती है हमारे को। लेकिन कुछ पार्टिकल, बाकी पार्टिकल्स तो बेसिकली डिफ्लेक्ट हो गए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, मैग्नेटोस्फीयर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ओके, एज दिस चार्ज पार्टिकल्स आर डायरेक्टली, बिकॉज पोल्स के पास बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो दिस चार्ज पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स, they collide with the gases of the earth atmosphere such as oxygen, nitrogen, etc. ओके, और यहाँ पर इन्हीं एक्साइटेशन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली उनकी एनर्जी लेवल्स चेंज होते हैं, और उसी एनर्जी लेवल चेंज होने की वजह से जो एनर्जी एमिट होती है, कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी ही हमारे को लाइट्स की फॉर्म में विजिबल होती है और अरोराज बनते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, जियोमैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ, एंड हाउ द जियोमैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ protects us from the solar flare sunspot activities, and how the auroras and forms, and how towards the polar areas they are getting formed. So this is basically what we have discussed till now. अभी जो हम डिस्कस करेंगे next would be the forces acting on the earth. Okay, so जो next topic है that is the forces acting on the earth surface. Okay, तो चलिए इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। The configuration of earth is the result of various processes operating both outside the earth as well as inside the earth. जो भी अर्थ के ऊपर फीचर्स हैं,
वो सभी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फोर्सेस के कारण बनते हैं। उन्हीं बेसिकली प्रोसेसेस को जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं, जो हम पढ़ेंगे। तो दो टाइप की फोर्सेस है हमारी, एक एंडोजेनेटिक है और एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। जो एंडोजेनेटिक हैं बेसिकली वो भी दो टाइप के, सडन और स्लो। सडन मोमेंट्स के अंदर आते हैं आपके वोल्केनिक्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। और स्लो मोमेंट्स, जो स्लो मोमेंट्स हैं उनके अंदर दो टाइप के होते हैं बेसिकली, हॉरिजॉन्टल स्लो मोमेंट्स एंड द वर्टिकल स्लो मोमेंट। वर्टिकल स्लो मोमेंट्स के अंदर आपका कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। हॉरिजॉन्टल के अंदर आपका माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो होती हैं बेसिकली उनको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। कंप्रेशनल फोर्सेज जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालयस बनते हैं, और टेंशनल फोर्सेज जिसकी वजह से फोल्ड्स बनते हैं जैसे कि आपकी रिफ्ट वैलीज। ओके, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के बारे में देखेंगे तो हमारी एक्सोजेनेटिक फोर्सेज को वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एक्सेट्रा इनमें डिवाइड करते हैं। वेदरिंग दो तीन टाइप की, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। इरोजन आपका बहुत रीजंस की वजह से, फ्लूवियल वाटर की वजह से, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियल इरोजन, वेव्स, टाइड्स, विंड्स एक्सेट्रा। सिमिलरली डिपोजिशन इज आल्सो बाय some of the factors of this, whether they are running water, ground water, glacier etc. सो अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे एंडोजेनेटिक वाले पार्ट के अंदर, और एक्सोजेनेटिक वाला पार्ट सब्सिक्वेंटली सेक्शंस में हम देखेंगे। बिकॉज सिलेबस के अंदर ऐसा कोई एक्सप्लिसिट डिवीजन नहीं है कि भाई आपको बस इतना ही रीड करना। सिलेबस के अंदर बस फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी मेंशन है, जिसके अंदर अब हमें सब कुछ करना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी से, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी एक्सेट्रा। सब पॉइंट्स हम फास्ट डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी लेस टाइम फॉर द मीन्स। सो यहाँ से आपका सारे टॉपिक्स डिस्कवर कंप्लीट हो जाएंगे, ताकि आपके मेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप फटाक से कर लो। एंडोजेनेटिक फोर्सेस पे स्टार्ट करते हैं, जो कि इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल एक्टिविटीज के अंदर अर्थ के इनसाइड से ओरिजिनेट होती हैं। बेसिकली दिस आर द एंडोजेनेटिक फोर्सेस। दो टाइप की मूवमेंट्स एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हो सकती है, या तो वर्टिकल मूवमेंट हो या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो। दो टाइप की मूवमेंट अर्थ की एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से हो सकती है, और इन्हीं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारे फीचर्स बनते हैं, चाहे वो लैंड का अपलिफ्टमेंट हो जिसकी वजह से माउंटेन्स बन सकते हैं, सबसिडेंस जिसकी वजह से वैली बन सकती है। ओके, अर्थ के इंटरनल कुछ मूवमेंट्स, इंटरनल कुछ एक्टिविटीज, फोर्सेज की वजह से आपके वोल्केनोज, अर्थक्वेक, फोल्ड, फॉल्ट एक्सेट्रा ये सब बनते हैं। ओके, सो दे आर द बेसिकली सम लैंड बिल्डिंग फोर्सेज। एंडोजेनेटिक फोर्सेज की वजह से ऐसा नहीं होगा कि कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा, समथिंग वुड बी गेटिंग बिल्ड अप। ओके, एंडोजेनेटिक फोर्सेज का जो मेन रीजन है दैट इज द अलग अलग कारण है। अर्थ के मेंटल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रही है, प्राइमोर्डियल, चाहे रेडियो एक्टिविटी है, चाहे प्राइमोर्डियल हीट है, रोटेशनल फ्रिक्शन है, सब की वजह से एंडोजेनेटिक फोर्सेज ऑपरेट करती हैं। मैंने बताया एंडोजेनेटिक फोर्सेज दो टाइप की होती हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ओरोजेनेटिक मूवमेंट, जिनकी वजह से आपके बेसिकली माउंटेन्स एक्सेट्रा, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी होती है। ओके, ओरोजेनेटिक फोर्स अभी बताया था मैंने आपके दो टाइप की हो सकती है, एक टेंशनल हो सकती है, एक कंप्रेशनल हो सकती है। टेंशनल की वजह से आपकी वैलीज, रिफ्ट वैली एक्सेट्रा बनती है, कंप्रेशनल की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। अब आते हैं वर्टिकल एंडोजेनेटिक फोर्सेज पे। वर्टिकल एंडोजेनेटिक फोर्सेज आपकी अपायरोजेनेटिक मोमेंट्स बोलते हैं इनको। वर्टिकल फोर्सेज की वजह से कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग एक्टिविटीज होती हैं। ओके, चाहे वो सबमर्जेंस होगा, चाहे वो फिर एमरजेंस होगा ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो ये पॉइंट जो सबमर्जेंस, एमरजेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर अच्छे से रीड कर लेंगे, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। सो एंडोजेनेटिक जो एक्टिविटीज होती है, दे आर द, सो दीज आर द स्लो मोमेंट्स। एकदम नहीं होगा, जैसे वोल्केनो है, बर्स्ट एकदम से अचानक, दे आर द सडन मोमेंट्स। सो पहला होगा डायस्ट्रोफिक फोर्सेज विच आर स्लो मोमेंट्स। सडन मोमेंट्स के अंदर आएंगे अर्थक्वेक्स, वोल्केनो एक्सेट्रा, ये सभी सडन मोमेंट्स के अंदर। अच्छा, अभी तक मैंने एंडोजेनेटिक फोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सडन मोमेंट, स्लो मोमेंट, फास्ट मोमेंट्स, पैरोजेनिक फोर्सेज, ओरोजेनिक फोर्सेज, ये सारी हमने रीड कर ली। अब हम बेसिकली जो पॉइंट्स करेंगे, अर्थ के कॉन्टिनेंट्स मोस्टली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो इसी से रिलेटेड हम जो पहली थ्योरीज, तीन थ्योरीज मेनली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एक होगी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स। इन्हीं से क्वेश्चंस भी आए हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पहली थ्योरी करते हैं, अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज की थी बेसिकली। अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था कि भाई जो सियाल है दैट इज कॉन्टिनेंट, और सीमा है बेसिकली ओशन। ओके, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर दो लेयर्स होती हैं, एक कॉन्टिनेंट लेयर होती है, एक ओशन लेयर होती है। कॉन्टिनेंट बने होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं सियाल के, सिलिका एल्यूमिनियम, और जो ओशनिक क्रस्ट होता है दैट इज हैवी, सियाल एंड मैग्नीशियम। सो ही सजेस्टेड दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड इन द सुपर कॉन्टिनेंट। बोला पहले एक सिंगल पेंजिया था बेसिकली, और पेंजिया के चारों तरफ जो समुद्र था, ओशन था, उसको पेंथलाजा बोला था बेसिकली इन्होंने। ओके, फिर सब्सिक्वेंटली जो पेंजिया था वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था। नॉर्थ वाले को बोला था लोरेशिया, साउथ वाले को बोला था गोंडाना, और के बीच में जो ओशन था दैट वाज द मेन ओशन, दैट पेंथलाजा। सो वेगनर एट्रीब्यूटेड द कॉन्टिनेंटल। अब अभी यहाँ पर ही मेन पॉइंट था वेगनर का कि भाई जो दो ये जो कॉन्टिनेंट से सेपरेट हुए थे, ये
ड्रैग करे थे बेसिकली ऑन द अर्थ, ऑन द बेसिकली ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। ओके, कॉन्टिनेंट्स जो सियाल था वो ड्रैग कर रहा था बेसिकली ऑन द ओशन सरफेस, सीमा। ओके, और इसके पीछे जो फोर्सेस थी रैंडमली सेट की अर्थ की रोटेशन की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है, जो सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है बेसिकली, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बेसिकली इसने मूवमेंट डिस्क्राइब किया था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ माइग्रेट कर रहा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। सो ओके, ये पॉइंट्स था बेसिकली यहाँ पे। अभी जो वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सबसे पहले उन्होंने ये बोला था ना भाई सारे कॉन्टिनेंट्स एक जो है जुड़े हुए थे। जैसे कि जो गोंडवाना लैंड थी, जो इसने बात की थी गोंडवाना लैंड, उसके अंदर ये कॉन्टिनेंट्स थे, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओके, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से जुड़े हुए थे। ओके, इस तरीके से दिस वाज द one thing, Gondwana land. This was Gondwana land. This was the Laurasia. It was the Pangaea. It gradually then broke apart. It gradually broke apart, and formation of the it happened in the present day map of, you can see this present day map. So अगर आप एक बार देख लो यहाँ पे, तो आपके पास पीरियड भी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि परमियन टाइम के अंदर पेंजिया था एक। ओके, उसके बाद ट्रायसिक पीरियड के अंदर ये सेपरेट हुआ लोरेशिया और गोंडवाना में। जोरासिक पीरियड, डायनासोर वाला पीरियड, उसके अंदर ये बेसिकली इस टाइप से था शेप। उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड के अंदर दे ग्रेजुअली फर्दर अपार्ट हुए, एक दूसरे से अलग अलग होने स्टार्ट हो गए थे। और प्रेजेंट डे, द प्रेजेंट डे शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ओके, अभी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात की है कि भाई जो कॉन्टिनेंट से सारे एक दूसरे जुड़े हुए थे, वो ओशन सरफेस के ऊपर दे वर ओके स्लाइडिंग ऑन दी नॉर्थ वेस्टवर्ड साइड। इसके पीछे जो कुछ एविडेंस दिए थे अल्फ्रेड वैगनर ने, सबसे पहला जिग्स ऑफ इट, उन्होंने कहा था भाई कॉन्टिनेंट्स की जो शोर लाइन देखोगे आप, तो ऐसा उससे एकदम ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे में फिट थे पहले। जैसे अफ्रीका की कुछ शेप इस तरीके से, तो और साउथ अमेरिका की कुछ इस तरीके से, तो ये ऐसा यहाँ से लगता है कि भाई इस तरीके से ये देवर फिट। उसके बाद यहाँ की जो रॉक्स और यहाँ की रॉक्स को एनालिसिस किया गया, देवर ऑफ द सेम नेचर, सेम रॉक्स। ओके, एंशिएंट रॉक्स ऑफ द ब्राजील और द वेस्टर्न अफ्रीका आर आइडेंटिकल। उसके बाद ग्लेशियल डिपॉजिट्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द गोंडवाना सिस्टम्स इन इंडिया आर सेम अक्रॉस द डिफरेंट लैंडमार्क। जो भी फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियल टिल्स मिले हैं बेसिकली इंडिया कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और जो ग्लेशियल टिल्स हैं वो सेम नेचर के हैं। तो इससे पता चलता है कि अगेन एट वन एज दे वर सेम, दीज वर पार्ट ऑफ वन कॉन्टिनेंट। सिमिलरली प्लेसर डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स इन घाना आर लिंक टू द गोल्ड बियरिंग वेन्स इन ब्राजील। जो घाना का जो रीजन है बेसिकली अफ्रीका के अंदर, ओके, और ब्राजील के अंदर, घाना ब्राजील के अंदर जो गोल्ड की बेसिकली डिपॉजिट्स हैं, ओके, दे अगेन आर आइडेंटिकल गोल्ड डिपॉजिट्स, ओके, विंस में मिलते हैं बेसिकली। सिमिलरली फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन, सो मेसोसोर्स बड़े एनिमल्स होते हैं, राइट, दे कैन नॉट लाइक वो ओशन के अंदर स्विम करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनके फॉसिल्स दोनों कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के अंदर भी, साउथ अमेरिका के अंदर। ओके, तो अगेन यहाँ से एक हिंट मिलता है कि बोथ कॉन्टिनेंट्स वर कनेक्टेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो दिस वर द फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन evidence of the continental drift theory. उसके बाद कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन, एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन इन ब्राजील, फॉकलैंड, साउथ। अभी यहाँ से कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन कि भाई साउथ अमेरिका, अफ्रीका सेक्टर है, तो भाई आपके इक्वेटोरियल रीजन्स के पार्ट है, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे यहाँ पे बेसिकली ये वाला रीजन हो अफ्रीका का, लेकिन यहाँ पे ग्लेशिएशन के एविडेंस मिलते हैं। इसका मतलब था कि ये सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे और टुवर्ड्स द पोलर रीजन थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लेशियर्स था, ग्लेशियल टिल्स एटसेट्रा के यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं। सो दीज वर द मेन एविडेंसेस जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में दिए थे। जिग्स ऑफ इट आप याद रख लेना, सेम रॉक एज याद रख लेना, फिर आप बेसिकली फॉसिल डिपॉजिट्स याद रख लेना, प्लेसर डिपॉजिट्स याद रख लेना, उसके बाद कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन याद रख लेना, ग्लेशियल टिल्स के जो एविडेंस है वो याद रख लेना। सो ये आप इनफ एविडेंस अपने थ्योरी के सपोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं यदि आपसे एविडेंस पूछे जा रहे हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिटिसिज्म में पूछ सकते हैं, सबसे पहला तो अल्फ्रेड वैगनर ने जो सबसे फॉल्टी जो रीजन दिया था, दैट वाज द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और द अर्थ ओशन। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि भाई ओशन के ऊपर कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, वही फॉल्टी एजम्पशन था। सेकंड, जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स ने रिफ्यूट किया था। सेकंड वन वाज द कि जो फोर्सेस उन्होंने कहा था कि अर्थ की रोटेशन या सन की ग्रेविटी की वजह से जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं। भाई अर्थ की ग्रेविटी हो या फिर सोलर की, सन की ग्रेविटी, अर्थ का रोटेशन बहुत वीक फोर्सेस है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जितने लार्ज बेसिकली किसी भी सिस्टम को मूव कराया जा सकता है। इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन थी बेसिकली किसी भी, चाहे वो कॉन्टिनेंट की पोजीशन की हो, चाहे वो कॉन्टिनेंट की मूवमेंट की हो। ओके, सो दिस ड्रिफ्ट डायरेक्शन as well as the movement, this lacked scientific explanation on the part of Alfred Wegener. So this theory although presented a very good explanation with regard to the separation of the continents, okay, from one Pangea, however there are large number of
insufficient, incomplete and unjustified explanation on the part of Wegener, okay, which later theories explained, okay. So next theory के ऊपर मूव करते हैं, जिसने towards the movement of ocean, towards the movement of कॉन्टिनेंट्स थोड़ा सा एक बेटर आइडिया देने की कोशिश की थी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये आर्थर होम ने प्रपोज की थी 1930 के अंदर। थ्योरी ये बोलती है कि भाई अर्थ के मेंटल के अंदर कन्वेक्शनल करंट्स होती है, जो अर्थ के अंदर मोल्टन बेसिकली मेंटल है उसके अंदर कन्वेक्शनल करंट्स हैं, और ये कन्वेक्शनल करंट्स अराइज होते हैं थर्मल डिफरेंसेस की वजह से, और थर्मल डिफरेंसेस आते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं बेसिकली जो अर्थ के अंदर, उसकी वजह से थर्मल डिफरेंसेस आते हैं, और उन थर्मल डिफरेंसेस की वजह से कन्वेक्शनल करंट बनते हैं, ओके। और ये कन्वेक्शनल करंट्स लेटर ऑन बाकी जो थ्योरीज बनी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स, हैंस बिल्ड अपॉन द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, दिस कन्वेक्शनल करंट्स अल्टीमेटली जस्टिफाइड द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स फर्दर ऑन, ओके। सो वी विल मूव ऑन, फर्स्ट लेट अस सी द वन और टू क्रिटिसिज्म ऑफ द हैरी दिस वन कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। वन इज द हीट सोर्स रिलायबिलिटी। क्रिटिक्स का जो मेन पॉइंट है कि जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है कन्वेक्शनल करंट्स के बनने के लिए, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स से नहीं आ सकती, इनसफिशिएंट हीट बेसिकली होगी बेसिकली, अगर आप इसको एज एक्सप्लेनेशन यूज करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डिके को। सो फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन विदाउट एडिक्वेट हीट, अब एडिक्वेट हीट नहीं होगी तो आप कन्वेक्शनल करंट्स के फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे। सो अगेन द थ्योरी जिसने बेसिकली कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में बोला, तो उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को, फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जिसकी वजह से वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, दैट वाज गिवन बाय द हैरी हेस। सो हैरी हेस proposed sea floor spreading theory which explains how the ocean floor changes. No, magma rises at the see, let me start first with this thing. So let us start with the sea floor spreading theory. Basically हम ये बोल रहे थे कि भाई हैरी हेस ने प्रपोज किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को, कि बेसिकली मेन पर्पस क्या था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का, कि एक्सप्लेन करना कि सी ओशन जो फ्लोर है वो कैसे चेंज हो रहा है, ओके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेसिकली इट वाज सीन कि भाई जब भी डीप सी डाइविंग एक्सेट्रा हुए, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए उनके थ्रू, कि ओशन के अंदर एक मिड ओशनिक रिज है जहाँ से कॉन्टिन्यूस जो लावा है, कॉन्टिन्यूस मैग्मा है, वो बाहर निकल रहा है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ से मैग्मा सी के अंदर बाहर निकल रहा है, वहाँ पर बेसिकली नया क्रस्ट बन रहा है, नया रिज बन रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से ही बेसिकली जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं और वो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैग्मा यदि बाहर निकल रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं, और बिकॉज अब यहाँ पर कुछ ना कुछ नया बन रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है, तो जो ये प्लेट्स है ये कहीं ना कहीं जा करके सबडक्ट कर रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे नीचे जा करके ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर, कॉन्टिनेंट्स के नीचे सबडक्ट कर रही हैं, यानी कि वापस मेंटल के अंदर जा रही हैं, कि रिसाइकल टाइप हो रहा है बेसिकली एट सबडक्शन जोन। जो ओशन क्रस्ट, जो भी मैंने बताया जो क्रस्ट है वो सिंक कर रहा है दूसरी प्लेट के नीचे, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी हो सकती है, वो ओशियनिक प्लेट भी हो सकती है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस प्रोसेस अलोंग विद प्लेट टेक्टोनिक्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ओके, कि अर्थ का सरफेस कैसे चेंज हो रहा है, ये बेसिकली मेन पॉइंट यहाँ से निकल के आता है, ओके। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के आवाज में इसके स्पॉट के अंदर जो एविडेंस दिए गए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। एविडेंस सपोर्टिंग दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, वन इज द एज ऑफ ओशन क्रस्ट। जो रॉक्स की डेटिंग, रेडियोमेट्रिक अगर डेटिंग की जाए तो मिड ओशनिक रिज जहां से लावा मैग्मा बाहर निकल रहा है, वहां पे जो रॉक्स की एज है वो यंगेस्ट है, ओके, नहीं है। और जो फर्दर अवे, अगर आप उसे दूर चले जाते, फॉर एग्जांपल यहाँ से बाहर निकल रहा है मैग्मा, और यहाँ से जो ओशनिक प्लेट है वो एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, द रिज पॉइंट, एज द rocks gets older and older, so near the continental margin the rocks are the oldest. So this is the one point, okay, the age of the oceanic the ocean crust. The second point is the heat flow measurement, sorry, high heat flows at the ridge, हाईएस्ट टेम्परेचर, ऑब्वियसली यहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा तो वहीं पे हाई टेम्परेचर होगा, हीट फ्लो मेजरमेंट्स। द थर्ड वन इज द मैग्नेट, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, अर्थ की जो फ्लोर की जो रॉक्स है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड करती हैं। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्मा बाहर निकल रहा है तो वहां पर जो रॉक्स होंगी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड करेंगी, ओके। अगर आप रिज के दोनों साइड, जहां से मैग्मा बाहर निकल रहा है, अगर आप उसके दोनों साइड देखोगे तो वहां पर आपकी फॉर एग्जांपल अपोजिट साइड के अंदर जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है वो एक दूसरे से अपोजिट है, ओके। अगेन
सिंबलाइजिंग कि यहाँ से सेंट्रल पॉइंट से मैग्मा बाहर निकल रहा है, और जो फॉर एग्जांपल जो यहाँ से बाहर निकला है, तो यहाँ की रॉक्स के अंदर जो पोलैरिटी और यहाँ की रॉक्स के अंदर जो पोलैरिटी है उस पर्टिकुलर टाइम को कंजर्व, उस पर्टिकुलर टाइम की मैग्नेटिक पोलैरिटी को प्रिजर्व कर लेती है। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड था, जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी, तो वो हर एक रॉक के अंदर प्रिजर्व हो जाता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के अंदर। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज द अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थक्वेक अलोंग द मिड ओशनिक रीजन एंड द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट शोज द एक्टिव क्रिस्टल मोमेंट्स। ओके, सो जो भी मिड ओशनिक रीज है, इसके अलोंग बेसिकली अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है आपको, वोल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। दिस अगेन शोज कि यहाँ पर आपका एक्टिव मैग्मा बाहर निकल रहा है थ्रू आउट द ईयर। सो दीज आर द इवेंट, दीज आर द बेसिकली एविडेंसेस सपोर्टिंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। एक बार फिर से बता देता हूँ, मेंटल के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा राइजेस, और मैग्मा जहाँ पे बाहर निकलता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मिड ओशनिक रीज। वहाँ से जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड करता है। स्प्रेड करते टाइम जो ओशनिक जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से मूव अवे, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे दूर मूव करती हैं, और दूर मूव करते टाइम कहीं ना कहीं जाके सबडक्ट करेंगी। तो ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर या ओशनिक प्लेट के अंदर वो सबडक्ट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेरू प्लेट है, पेरू प्लेट है बेसिकली, यहाँ पेरुविन ट्रेंच बनती है। अगर ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमारे, तो पेरुविन जो प्लेट है दैट इज मूविंग बीनीथ दी साउथ अमेरिकन continent. Okay, so this is the basically the movement of the plates through sea floor spreading theory. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि सारे बेसिकली फीचर्स को एक्सप्लेन करती है अर्थ के ऊपर, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स हो, माउंटेन्स हो, अर्थक्वेक्स फॉर्मेशन हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, दैट इज द प्लेट सुपर थ्योरी ऑफ दी ऑल द थ्योरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड, जिन सभी थ्योरीज को सुपरसीड किया, दैट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फास्टली हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रीड कर लेंगे एक बार यहाँ पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक से आए तो यू कैन इजिली आंसर दैट क्वेश्चन ऑल्सो। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ द अर्थ लिथोस्फीयर मूव एंड चेंजेस। इट कंबाइंस आइडियाज फ्रॉम द continental drift, sea floor spreading theory and how these large plates on their surface shift. Okay, so यहाँ से आपका बेसिकली एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा आपके, जितने भी अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी प्लेट्स हैं या कॉन्टिनेंट्स या ओशन फ्लोर है, उसका मूवमेंट कैसे होता है, दैट इज पर्टिकुलरली एक्सप्लेन बाय दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो दिस थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन अदर फीचर्स ऑल्सो, चाहे वो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो, अर्थक्वेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वोल्केनोज का फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, सो दिस इज द बेसिकली ब्रॉडर ओवरव्यू कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स क्या एक्सप्लेन कर सकती है। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं 3-4 ब्रॉडर चीजें पता होनी चाहिए। वन इज द टेक्टोनिक प्लेट्स, दिस आर द लार्ज इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स जो कि सॉलिड रॉक की बनी होती है बेसिकली। ये कॉन्टिनेंट भी हो सकती है, ओशनिक भी हो सकती है, और पार्शली कॉन्टिनेंटल पार्शली ओशनिक भी हो सकती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट है, मोस्टली ओशनिक प्लेट है। जैसे यूरेशियन प्लेट है, मोस्टली कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओके, जो प्लेट होती है लिथोस्फीयर है जो बेसिकली वही ब्रोकन होता है बड़ी बड़ी लार्ज प्लेट्स के अंदर, स्मॉल प्लेट्स के अंदर। सो लिथोस्फीयर के ही ब्रोकन पार्ट्स को हम प्लेट्स बोलते हैं, जो कि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, जो कि बेसिकली अर्थ के सर्फेस पे मूव करती है। और मूवमेंट के जो रीजंस हैं वो कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, और कन्वेक्शनल करंट्स के बारे में हम ऊपर रीड कर चुके हैं थ्योरी के अंदर, कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस के अंदर, और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट से बनती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सो प्लेट मूवमेंट, सो दीज प्लेट्स स्लोली मूव अक्रॉस द अर्थ सरफेस, okay, very slowly several centimeters a year. This movement is known as the plate tectonic. इन्हीं मूवमेंट्स को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, और इन्हीं मैकेनिज्म्स की वजह से जो भी फीचर्स बनेंगे, उन फीचर्स को, चाहे वो रिजिज हो, ट्रेंचेस हो, बेसिकली माउंटेन्स हो, वोल्केनोज हो, उनको हम यहाँ पर रीड करेंगे थ्रू द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो सबसे पहले हम प्लेट बाउंड्री, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स की वजह से बेसिकली क्या बनेंगी, प्लेट बाउंड्रीज बनेंगी, और उन्हीं प्लेट बाउंड्रीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस आर द एजेस। तो हम ये बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स बने हैं अर्थ के ऊपर, वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स हैं बेसिकली कॉन्टिनेंटल या ओशन, उनका जो मार्जिन है, उनकी जो एजेस है, उसके ऊपर बने हुए। सो व्हेन द टू प्लेट्स मीट ईच अदर, वहां पर एज बनेगी, और वहीं पर आपके चाहे अर्थक्वेक्स हो, वोल्केनोज हो, माउंटेन बिल्डिंग हो, अदर एक्टिविटीज हो, ओके, वो सारी होती हैं बेसिकली। तो प्लेट बाउंड्रीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो बाउंड्री हम रीड करेंगे प्लेट से रिलेटेड, दैट वुड बी द डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग। सो the main point was the divergent plate boundaries. So divergent plate boundaries, उनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी बोलते हैं बेसिकली। कहाँ पर होंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पर दो प्लेट्स, टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव कर रही होंगी, जैसे मिड ओशनिक रिज पे होता है बेसिकली। पढ़ेंगे ये फीचर हम यहाँ पे अभी। जैसे ही प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती हैं तो मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा जब बाहर निकलता है, जिस पॉइंट से एक दूसरे प्लेट दूसरे से मूव कर रही है, तो वहाँ पर नया क्रस्ट बनता है, नई रॉक्स होती है, यंगेस्ट रॉक होती हैं। ओके, सो यहाँ के जो की फीचर्स होंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के, वो की फीचर्स में क्या, सबसे पहला तो भाई मिड ओशनिक रिज, जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी
वहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा होगा, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा होगा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे, वहाँ पर नया क्रस्ट बनेगा, नया ओशनिक क्रस्ट बनेगा और मिड ओशनिक रिज बनेगी, जैसे अटलांटिक ओशन के बीचों बीच मिड ओशनिक रिज है। दूसरा पॉइंट है वहाँ से जो सी फ्लोर है वो एक स्प्रेड कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सी फ्लोर यहाँ से स्प्रेड कर रहा होगा, दूर मूव कर रहा होगा, नया फ्लोर बन रहा होगा, नया मटेरियल बाहर निकल रहा होगा मिड ओशनिक रिज के ऊपर। ओके, तीसरा पॉइंट होगा कि फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, कि जो भाई यहाँ पर बेसिकली जो लावा जो मैग्मा है वो बाहर निकल रहा होगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, वहाँ पर रिज बनेगी और रिज के ऊपर क्या होगा, एक रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हो रही होगी इस टाइप से। बेसिकली फॉर एग्जांपल एक रिज बनेगी और रिज वैली के ऊपर बीचों बीच एक रिफ्ट होगी, रिफ्ट वैली बनेगी। ठीक है, सो ये आपका पॉइंट होगा समझ में। ये एक टाइप की रिफ्ट ये है, एक दूसरे टाइप की रिफ्ट होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीकन रिफ्ट वैली का अगर आप फॉर्मेशन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिफ्ट वैली फॉर्मेशन इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले तो जो मेंटल हीट होगी, मेंटल सोर्सेज होगी, दैट वुड कॉज द लिथोस्फीयर टू बल्ज अपवर्ड। यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट, जो भी हीटिंग की वजह से कन्वेक्शनल करंट है जो ऊपर की तरफ पुश करेंगे रिज को। फॉर एग्जांपल ऐसे पूरा कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर डाइवर्जेंट कन्वेक्शनल सेल्स बनी हुई है, कन्वेक्शनल सेल्स, और हीटिंग की वजह से यहाँ से क्रस्ट ऊपर की तरफ पुश होगा तो यहाँ पर एक डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब यहाँ पर डोम टाइप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर टेंशन बनेगी जिसकी वजह से रिफ्टिंग होगी। एज द लिथोस्फीयर कॉन्टिन्यूस टू स्ट्रेच, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग रहेगी तो इसकी वजह से थिनिंग होगी, और थिनिंग की वजह से जो कॉन्टिनेंट होगा दैट वुड ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन जो कन्वेक्शनल सेल्स हैं, जो करंट्स हैं, वो तो नीचे से कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा, मैग्मा कैन राइज थ्रू द फ्रैक्चर्स लीडिंग टू द वोल्केनिक एक्टिविटी। सो ओवर द टाइम जो सेडिमेंट्स होंगे दे वुड एक्यूमुलेट इन द रिफ्ट वैली। ओके, यहाँ पे रिफ्ट वैली के अंदर बेसिकली सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होंगे, okay, creating a fertile land and the basin that can become the lake or sea etc बनेगा यहाँ पे। ओके, सो ये हमने पहले की डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर देखा रिफ्ट वैली का। सेकंड पॉइंट जो हम करते हैं, सेकंड टाइप की प्लेट बाउंड्रीज वो होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पर जो भी प्लेट्स होंगी, चाहे वो ओशियन प्लेट्स हो या कॉन्टिनेंट प्लेट्स हो, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ बनेगा नहीं। जैसे आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे ओशियन क्रस्ट बन रहा था, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो रही है, कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। अब डिस्ट्रॉय क्या हो रहा होगा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर, जो भी प्लेट हैवी प्लेट होगी दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही होगी, जो प्लेट सबडक्ट करेगी वो मेंटल के अंदर जाएगी, और मेंटल के अंदर जाने से वो मेल्ट होगी, मेल्ट होने से उसका डिस्ट्रक्शन होगा, बेसिकली रिसाइकलिंग। सो दिस इन्वॉल्व्स, अभी एक कन्वर्जेंट बाउंड्रीज तीन टाइप की होती है, ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो सकता है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है। सो इन्हीं तीनों ही बेसिकली टाइप ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर अलग अलग फीचर्स बनते हैं, तो तीनों ही फीचर्स को सेपरेटली डील करना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहला ओशन ओशन कन्वर्जेंस, व्हेन द टू ओशनिक प्लेट्स कोलाइड और कन्वर्ज करती हैं तो वन ओशन प्लेट जो हैवी है वो सबडक्ट करेगी लाइटर प्लेट के नीचे। जो सबडक्ट प्लेट होगी, जो डिसेंड करेगी मेंटल के अंदर, वो बेसिकली क्या होगी, फ्लूइड और वोलेटाइल एलिमेंट्स, ओके, विल रिलीज। ओके, सो बिकॉज वो सब, फॉर एग्जांपल ये आपकी ओशनिक प्लेट है जो कि दूसरी ओशन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, सबडक्ट करने से मेल्ट करेगी, मेल्ट करने से जो भी मेल्टन मैग्मा होगा वो बाहर सरफेस पे आएगा। ओके, दैट इज द पॉइंट, द मोल्टन रॉक और द मैग्मा राइजेस टू द सरफेस एंड इरप्ट्स फॉर्मिंग अ चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स और द ओशनिक ट्रेंचेस। तो जब ये मैग्मा बाहर आएगा तो बेसिकली यहाँ पे सरफेस पे क्या बनेंगे, आपके वोल्केनिक आइलैंड्स बनने चालू हो जाएंगे। सो एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स क्या क्या है, इस टाइप से जो वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं उसके आप एग्जांपल याद रख लो। यहाँ पर जापानीज आइलैंड है, एलुशियन आइलैंड्स है, मरायना आइलैंड्स है, ओके, फिलीपींस आर्किपेलागो। सो सारे के सारे ओशनिक कन्वर्जेंस की वजह से बने हुए आइलैंड्स है। ओके, so convergence of Pacific plate and the Philippine plate leads to formation of the Japanese archipelago. So what is the characteristic? The process results in the volcanic activity creating a chain of the volcanic islands and the frequent earthquake in these regions, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे डायग्राम के अंदर। ओके, दूसरे टाइप का जो कन्वर्जेंस है दैट इज द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के अंदर अगेन ओशन जो प्लेट्स होती है वो बसाल्टिक प्लेट होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बसाल्ट के कंपैरिजन में लाइटर होती है। सो ओशन प्लेट हमेशा सबडक्ट करेगी जब दोनों ही प्लेट एक दूसरे से कन्वर्ज करेंगी। सो एज द ओशन प्लेट डिसेंड्स इट कैरीज द सेडिमेंट, क्योंकि भाई ओशन प्लेट्स ओशन सरफेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेडिमेंट्स होते हैं सी फ्लोर के ऊपर, वो जो सेडिमेंट्स होते हैं दे विल ऑल्सो मूव, प्लेट के साथ मूव करेंगे वो भी। अब जब कॉन्टिनेंट के साथ वो टकराएंगे, वो तो प्लेट टकराएगी तो सेडिमेंट्स भी टकराएंगे। सो सेडिमेंट्स स्क्रैप ऑफ द सी फ्लोर। सो जो सेडिमेंट्स होते हैं बेसिकली दे गेट स्क्वीज्ड,
हीटेड अप इवेंचुअली पुश्ड अपवर्ड अलोंग द कॉन्टिनेंट मार्जिन। और फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ओशन प्लेट्स, जैसे नाजका प्लेट है, नाजका प्लेट साउथ अमेरिका के अंदर नीचे जा रही है, तो जो यहाँ पे सी फ्लोर के ऊपर सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर इसके जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अगेंस्ट यहाँ पर पेस्ट होते रहेंगे, पेस्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बनता रहेगा आपका एक माउंटेन चेन बन जाएगी बेसिकली। सो दिस, और जो प्लेट के नीचे से यहाँ पर मेल्ट हो रहा है वो ऊपर आकर के मैग्मा बनता रहेगा, लावा माउंटेन्स वोल्केनिक कोन्स बनते रहेंगे। तो साथ साथ आपकी पैरेलल चेन्स बनती रहेंगी, साथ साथ पैरेलल चेन्स बनती रहेंगी। अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका जो एंडीज हैं, बेसिकली एंडीज के अंदर आपकी इस टाइप से पैरेलल चेन्स बनी हुई हैं, जो कि आपकी सी फ्लोर के ऊपर सेडिमेंट्स हैं, कुछ उनसे बनी हुई हैं और कुछ आपकी मोल्टन मैग्मा जो बाहर आ रहा है वोल्केनिक कॉन्स की वजह से आपकी पैरेलल चेन्स बनी हुई हैं। सो मोल्टन रॉक्स और द मैग्मा राइजेस टुवर्ड्स द सरफेस, often leading to formation of chain of volcanoes and the fold mountain ranges along the continental margins. So continental जो margin है, continental margin के along parallel chains बन जाएंगी volcanoes की, और sea floor के जो ऊपर sediments हैं उनके fold होने की वजह से fold mountains की range बन जाएंगी। इस ये चीज एक्सप्लेन करती है कि कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे फोल्ड माउंटेन्स बने होते हैं, जैसे कि एंडीज साउथ अमेरिका के बेसिकली मार्जिन पे बना ड्यू टू सबडक्शन ऑफ नाजका प्लेट बीनीथ द साउथ अमेरिकन प्लेट। सो दिस चेन ऑफ वोल्केनोज आर आल्सो फाउंड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो इन्हीं को बोलते हैं कोर्डिलेरास, जो पैरेलल चेन्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं। ओके, सो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स जो है सभी के बनने का ऑलमोस्ट सेम रीजन है। हिमालयाज के फॉर्मेशन का कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस अभी बताएंगे आपको सेपरेटली। सेम गोज विद द एल्प्स, रॉकीज ओशन। अच्छा, अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू अबाउट द एप्लेशियन। अभी एप्लेशियन हालांकि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न मार्जिन्स पे है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एप्लेशियन माउंटेन्स के बनने के पीछे खाली ओशियन कॉन्टिनेंट पर प्लेट के कन्वर्जेंस रीजन है। एप्लेशियन के अंदर सभी टाइप के कन्वर्जेंस के आपको बेसिकली एविडेंस मिलेंगे, सी कन्वर्जेंस, ओ कन्वर्जेंस, ओ कन्वर्जेंस। ओके, सो दीज आर द फोल्ड माउंटेन विच आर फाउंड अक्रॉस द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और ऑल्सो इन बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। ये थी सेकंड प्लेट बाउंड्री। सेकंड प्लेट बाउंड्री वाज द ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, जिसके अंदर हमने जो मेन एग्जांपल देखा दैट वाज द एपेंडिज। द थर्ड वन, अभी क्या होगा बेसिकली थर्ड कन्वर्जेंस, थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। इन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस अभी क्या होगा, जो अभी ओशन प्लेट हैवी प्लेट थी सबडक कर जा रही थी कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे, लेकिन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस के अंदर कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करेगी। ओके, क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लेट्स इक्वल डेंसिटी की होती हैं। सो दोनों के अंदर सेम बॉयंसी होती है। सो इंस्टेड ऐसा होगा क्या, इंस्टेड द कोलिजन कॉजेज द क्रस्ट टू बकल एंड द फोल्ड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस। अभी होगा क्या, इस पर्टिकुलर कन्वर्जेंस के अंदर क्या होगा, कोई भी प्लेट एक दूसरी प्लेट के अंदर सबडक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो कन्वर्जेंस की फोर्सेस हैं, जो कन्वर्जेंस की जो फोर्सेस है वो कंटिन्यूसली एक्ट करेंगी, जिसकी वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट को ऊपर की तरफ पुश करेगी, लेकिन सबडक्ट कोई नहीं होगा। और इसी पुश फोर्स की वजह से क्या होगा, जो भी माउंटेन रेंजेस बनेंगी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस की वजह से उनकी जो हाइट होगी, उनकी जो बेसिकली हाइट होगी, दैट वुड बी वेरी they would be very high as compared to the mountain ranges which would be forming at the margins of the ocean continent convergence. So इसकी वजह से जो बनने वाले माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के, और इसका एग्जांपल हिमालयाज है बेसिकली। ओके, इस जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं डबलिंग ऑफ द क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, डबलिंग ऑफ क्रस्ट विच इज हैपनिंग इन द हिमालयाज, क्योंकि ना तो यूरेशियन प्लेट सबडक्ट कर रही है ना इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रही है। ओके, इंडियन प्लेट इज पुशिंग अगेंस्ट द यूरेशियन प्लेट, और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के अगेंस्ट मूव कर रही है, तो ऐसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से उसको पुश कर रही है ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली। सो एक बार फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ, कोलिशन ऑफ प्लेट। हिमालयाज वर फॉर्म्ड बाय कोलिशन ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, सबडक्शन एज द इंडियन। अच्छा, मूवमेंट किसकी हो रही थी, इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही है बेसिकली। ओके, और जो टिथिस था, okay, that was between the Eurasian plate and the Indian plate, okay, that got buckled up, तो पूरा खत्म हो गया है। ओके, सबडक्शन की वजह से। और जो सेडिमेंट्स थे बेसिकली इंडियन प्लेट के मूव करने की वजह से, वो सेडिमेंट यूरेशियन प्लेट के अगेंस्ट जैसे एंडीज बना था वैसे ही पेस्ट होते चले गए। फर्स्ट रेंज बनती है, उसके बाद आपके कॉन्टिनेंट एक दूसरे के सामने होते हैं बेसिकली, और उनके बीच में कन्वर्जेंस होता है। ओके, द कोलिजन बिटवीन द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कॉज marine sediments fold and crumble. Unlike the ocean continent or ocean convergence, there is no subduction because both the plates having the similar density. जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे होगा doubling effect. The convergence results in the doubling layers, increasing the crust thickness in the region. So मेन पॉइंट यहाँ पर यही हो रहा। अभी देखो, अगर आपसे कोई पूछे क्या यहाँ पे आपको वोल्केनिक एविडेंसेस मिलेंगे हिमालयस के अंदर, यस देयर वुड बी वोल्केनिक एविडेंसेस इन द हिमालयस, बिकॉज एक टाइम पे ओशन जो प्लेट थी, इंडियन ओशनिक प्लेट, वो टिथिस सी
के साथ अटैच थी बेसिकली, दैट वाज सबडक्टिंग अंडर द यूरेशियन प्लेट। कंप्लीटली खत्म हो जाने के बाद दो प्लेट सामने होती हैं, यूरेशियन कॉन्टिनेंट एंड द इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों एक दूसरे को सामने होती हैं, तो दोनों की सेम डेंसिटी, अप्रोक्सीमेट सेम डेंसिटी होने की वजह से सबडक्ट नहीं करेंगी और एक दूसरे को ऊपर पुश करेंगी, ओके, जिसकी वजह से डबलिंग इफेक्ट होगा और हिमालयस की एम्बोजिंग हाइट होगी, वेरी हाइट होगी, वेरी नो देयर हाईएस्ट अक्रॉस द माउंटेन रेंजेस, फोल्ड माउंटेन रेंज। थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन जो अभी हम करेंगे, देखो अभी तक हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की पहले, फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की, जिसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया, ओसी एंड द सीसी कन्वर्जेंस। अभी जो थर्ड टाइप की बाउंड्रीज हैं दैट वुड बी द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अच्छा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के अंदर जो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे के टुवर्ड से एक दूसरे दूर नहीं मूव कर रही होंगी, दैट वुड बी मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। सो ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स are also known as slicks, the strike slip faults, strike slip boundaries, where the two plates would be moving, sliding past each other horizontally. So the fracture zones where this sliding occur is called the transform faults. इस transform faults के जो examples कहाँ कहाँ पर बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैन एंड्रियास, इसके ऊपर मूवी भी है सैन एंड्रियास फॉल्ट, ओके, जो कि अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे है, ओके, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द यहाँ पे। अच्छा, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होते हैं दे आर वेरी एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स, यहाँ पे बहुत हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक बनने की पॉसिबिलिटी होती है, ओके। दीज आर द 3 टाइप ऑफ द बाउंड्रीज जो हमने किया। अभी 1 या 2 हम प्लेट टेक्टोनिक्स के लिमिटेशंस भी करेंगे, ओके। सो द थ्योरी of the plate tectonics explains the movement of plates largely attributing to the mantle convection. However, this explanation doesn't fully account for the phenomena volcanic hotspot due to the mantle plumes. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो, हम अभी तक बस बाउंड्रीज, मार्जिन्स और एजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है, प्लेट्स के सेंटर और उसके नीचे क्या हो रहा है, उसको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, ओके। और इन्हीं फिनोमेनाज को एक्सप्लेन करने के लिए मेंटल प्लूम्स होते हैं, वो हम रीड करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द मेंटल प्लूम। अच्छा, मेंटल प्लूम बेसिकली होता क्या है, देखो जो प्लेट है, प्लेट मेंटल के अंदर, डीप मेंटल के अंदर भी हॉट मोल्टन लावा है बेसिकली, राइट, लेकिन वो जरूरी नहीं है एजेस पे ही बाहर आएगा, वो प्लेट के बीच में कहीं पे भी बाहर आ सकता है। सो मेंटल प्लूम्स आर द लार्ज कॉलम ऑफ hot molten rocks that rises from deep within mantle. So extremely basic molten मैग्मा अर्थ के बहुत सेंटर से टुवर्ड्स द कोर एंड द मेंटल बाउंड्री की जो होती है उसके पास से जब बाहर निकल रहा होता है, बहुत बेसिक लावा बाहर निकल रहा होता है, उसके वजह से प्लेट्स के ऊपर जो भी फीचर्स बनते हैं दे आर द वोल्केनिक हॉट स्पॉट्स बेसिकली, ओके। सो हीट सोर्सेज दे आर हीटेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ फॉर द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मेन अगर हाइपोथेसिस अगेन कि इतने डीप से लावा बाहर निकलने के पीछे क्या रीजन है, ओके। And what are the role of the mantle plumes? Their role is mainly to explain the hot spots, okay. So mantle plumes create the volcanic activity in the area near the plate boundaries, for example Hawaiian Islands, okay. So Hawaiian Islands again, they are Reunion Islands, they are the volcanic hotspot, not formed because at the boundaries of the plate or the margins of the plate, they are formed because of the mantle plume activities, okay. Lava magma coming from deep inside there, from near the core mantle boundaries, जो magma बाहर निकल रहा होता है, highly basic होता है, highly fluid होता है, okay. Heat source, decay of the radioactive elements की वजह से यहाँ बाहर निकल रहा था। So ये हमने mantle plumes, hot spots, boundaries of the plates, rift valleys, the formation of the फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयस, ये इन टेक्निकल जो रीजन्स है वो हमने यहाँ पे देख लिए। अच्छा, पेपर के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्यों, हमने अभी तक 2 थ्योरीज रीड की हैं। वन इज द मेन जो 2 थ्योरीज डिस्कस की हैं, दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैगनर एंड द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोनों के बीच में फर्दर फास्टली एक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सजेस्ट द कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइंट और एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, लेकिन जो एक दूसरे से ड्रिफ्ट आउट करने का जो रीजन है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती है उसको कन्वेक्शनल करंट थ्योरीज की हेल्प से, कन्वेक्शनल करंट्स की हेल्प से, ओके। यहाँ पे मैंने वही बता दिया आपको कन्वेक्शनल करंट्स, लेकिन यहाँ पर जो मेन अगेन वही ग्रेविटी है या फिर सन ग्रेविटी है या फिर टाइडल फोर्सेज हैं, उन पर्टिकुलर थिंग्स की वजह से इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इनसफिशिएंट एक्सप्लेनेशन। सी फ्लोर की बात करें, सो डिड नॉट एड्रेस द ओरिजिन एंड द एज ऑफ सी फ्लोर, ना ही सी फ्लोर के बारे में कुछ डिस्कस किया था, बात की थी मेनली कॉन्टिनेंट्स फॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट्स का एक दूसरे से दूर मूव करने के ऊपर ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती है कि मिड ओशनिक जो रीज होती है वहाँ पे यंगर रॉक्स होती हैं, वहाँ पे यंगर ओशन होता है, सबडक्शन जोन के ऊपर ओल्डर ओशन होता है, वहाँ पर बेसिकली फोल्ड्स बनते हैं, फोल्ड माउंट, ओके। सबडक्शन जोन होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय डिके हो रहा होता है,
लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, अगेन चाहे वो माउंटेन्स हो, वोल्केनोज हो, अर्थक्वेक्स, इसके बारे में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ओके, जबकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं वोल्केनोज कहाँ बनते हैं, वोल्केनोज ओके किस टाइप का अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल अगर रिज के पास कोई भी अर्थक्वेक बन रहा है तो किस टाइप का अर्थक्वेक होगा, या फिर फोल्ड माउंटेन्स के पास कोई भी अर्थक्वेक बन रहा है, सबडक्शन जोन है वहाँ पे किस टाइप का अर्थक्वेक होगा, ट्रेंचेस क्यों बनती है, कहाँ पर ट्रेंचेस बनने के पॉसिबल रीजन होते हैं। सो ये सारी पॉइंट्स प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। Okay, similar about the things that we have talked about the volcanoes and the earthquake. Okay, so moving on to the next part. ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर में आया था इस बार के कि जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स की जो शेप और साइज है दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू दैट अकर्स ड्यू टेक्टोनिक मूवमेंट्स। अभी हम बता चुके हैं आपको कि सभी कॉन्टिनेंट्स पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंट में थे, पेंजिया, और टेक्टोनिक मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, सी फ्लोस मैग्मा बाहर निकलता है मिड ओशनिक रीज पे, वहाँ पर नया ओशन क्रस्ट बनता है, नया ओशन क्रस्ट बनने की वजह से प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं, ओशन फ्लोर एक्सपैंड करता है, सबडक्शन होता है कहीं ना कहीं, जहाँ पर डार्क डीप सॉरी डेंस ओशनिक जो प्लेट होती है वो सबडक्शन जोन के पास में सिंक कर रही होती है, डिस्ट्रॉय हो रही होती है सबडक्शन जोन के पास। कॉन्टिनेंटल कोलिशन, जो कोलाइडिंग कॉन्टिनेंट्स होते हैं और नो दे क्लोज द एंटायर सी। ओके, जो क्योंकि जहाँ पर भी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रहा होगा वहाँ पर ओशन क्लोज हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे कोई भी ओशन वेनिस हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल टेथिस सी एक बार इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में था, दैट हैज वनिस्ड। ओके, सो दीज आर द ऑनगोइंग प्रोसेसेस विच आर हैपनिंग, प्लेट्स आर मूविंग millimeters in years and years, and formation of the ocean and the continental crust. Okay, and how the plates are moving away or towards each other, the shape and the size of the ocean and the continental plates changing. So this is all the things that are can be explained by the movements of the tectonic plates. Okay,